दोस्तों, हिंदुस्तान का एक नागरिक होने की हैसियत से ये कार्यक्रम मेरी सामाजिक जिम्मेदारी की एक विनम्र कोशिश है। मैं अपने दर्शकों को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि किसी भी इंसान को बदनाम करना, किसी के जज्बातों को ठेस पहुँचाना या किसी के ऊपर कोई फैसला सुनाना, ये मेरा इरादा नहीं है। आज हमारे समाज के सामने कई ऐसे मुद्दे खड़े हैं जिनसे लड़ने के बजाय हम अक्सर उन पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। इससे गुनाह करने वालों को और शय मिलती है और उनके हौसले और भी बुलंद हो जाते हैं। मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि हम इन मुद्दों पर खुल के चर्चा करें, उनका सामना करें, ताकि हम इन समस्याओं के हल ढूंढ सकें। इस बात के मद्देनज़र मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि इस प्रोग्राम के कुछ हिस्से कभी-कभी बहुत ही संवेदनशील हो सकते हैं और इसलिए आप खुद अपने विवेक और समझ का इस्तेमाल कीजिए और सोच समझकर अपने निर्णय लीजिए। शुक्रिया। तेरा रंग ऐसा चढ़ गया कोई और रंग ना चढ़ सके, तेरा नाम सीने पे लिखा हर कोई आके पढ़ सके। है जुनून है तेरे इश्क का, ये जुनून है रग रग में इश्क तेरा दौड़ता, ये भावना सा खून है। तूने ही सिखाया सच्चाइयों का मतलब, तेरे पास आके जाना मैंने जिंदगी का मकसद। सत्यमेव 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 जयते, सच्चा है प्यार मेरा सत्यमेव जयते। सत्यमेव 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 जयते, सच्चा है प्यार मेरा सत्यमेव जयते। नमस्कार, आदाब, खुशामदीद, सत्यमेव जयते। दोस्तों, आज हमारा देश एक ऐतिहासिक मोड़ पे खड़ा है। कुछ ही दिनों में आम चुनाव होंगे। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र फिर अपने लिए एक नई सरकार का चुनाव करेगा। हर नागरिक को इसका एक हिस्सा बनने का मौका मिलेगा और आज हमारी ऑडियंस में देश के हर प्रांत के लोग यहां पर मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। दोस्तों, मुझे बताइए कि एक अच्छे नेता, एक अच्छे लीडर की क्या क्वालिटीज, क्या खूबियां होनी चाहिए? सेल्फलेसनेस होना चाहिए एक्चुअली। स्वार्थी ना हो। स्वार्थी ना हो। जी जी। और कोई बताएगा मुझे? हाँ। नेता ऐसा होना चाहिए जो करप्ट ना हो। करप्ट ना हो, बिल्कुल सही। हाँ, आप बताइए। हमारा नेता ऐसा होना चाहिए जो वोट से पहले पैसे ना दे और वोट के बाद पैसे ना ले। बहुत सही कहा आपने। दोस्तों, ये हमारी इच्छा है, हमारा सपना है कि हमारे नेता ऐसे हों। लेकिन दुख की बात यह है कि कई सारे जनप्रतिनिधि जिन्हें हम कानून बनाने के लिए चुनते हैं, खुद कानून की आंखों में आरोपी हैं। दोस्तों, एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स इस विषय पर कई सालों से काम कर रही है। मैं न्योता देना चाहूंगा आज के हमारे पहले मेहमान को, एडीआर के एक फाउंडर मेंबर प्रोफेसर जगदीप छोकर। प्रोफेसर छोकर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद के डायरेक्टर इंचार्ज रह चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने का। मुझे बताइए कि हमारे पार्लियामेंट में ऐसे कितने लोग हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता क्या दूं, मैं आपको दिखाई देता हूं। जी। हमारी पार्लियामेंट में 543 लोकसभा में एमपी हैं जी। उनमें से 162 यानी कि 30% जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस अदालतों में चल रहे हैं इस वक्त। 30%? 30%। ये बड़ी शॉकिंग बात है। मुझे बताइए कि ये ट्रेंड जो सिलसिला है ये घट रहा है या बढ़ रहा है? हम क्या देखते हैं? अब ये भी देख लीजिए, इस सिलसिले में 2004 की जो लोकसभा थी उसमें 129 थे जी, लेकिन 2009 में 162 हो गए। तो ये संख्या पिछले 5 साल में बढ़ी है। अब आगे भगवान ही बताएगा कि 2014 में क्या होगा। क्या मुझे बताइए कि क्या ये एमपीज जो हैं ये कुछ ही पार्टीज तक सीमित हैं या अलग अलग पार्टियों के हैं? ये भी आपको दिखा देता हूँ। बीजेपी में 38%, कांग्रेस में 21%, शिवसेना में 82%, जनता दल यूनाइटेड में 40%, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट में 19%, तेलुगु देशम पार्टी में 33 हैं, जनता दल सेक्युलर में 66 हैं, AIDMK के 44 हैं, NCP के 44 हैं। लेकिन कुछ पार्टियां हैं जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा, इनका 100%, इनके 100% हैं। तो कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो क्रिमिनल लोगों को टिकट नहीं देती। सारे पार्टीज में क्रिमिनल एमपीज। आपके सामने लिस्ट है।
ये तो बड़ी शॉकिंग बात है। ये कहाँ कहाँ हो रहा है? मतलब कुछ ही राज्यों में ऐसा हो रहा है या देश भर में हो रहा है? कहाँ हो रहा है? ये इसके लिए मैं आपको देश का नक्शा दिखा देता हूँ। ये जो लाल हिस्से हैं जी। उनमें 25% से ज़्यादा MP क्रिमिनल केस वाले हैं। आप देख लीजिए, 2-3 स्टेट ऊपर हैं और 4-6 नीचे हैं। जी 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 जी। जो पीले वाला है उसमें 10% से 25% है और हरे वाले में 10 से कम है। लेकिन देखने की बात यह है कि देश का कोई भी स्टेट नहीं बचा सफ़ेद रंग में नहीं है। सो हर पार्टी में है, ये मैं कहूँगा बीमारी, और हर प्रांत में है। तो ये जो क्रिमिनल केसेस हैं इनके खिलाफ, ये छोटे मोटे केसेस हैं या किस किस्म के केसेस हैं? छोटे मोटे होते तो फिर हम बड़ा खुश होते। अक्सर लोग ये कहते हैं, ख़ास तौर पे पॉलिटिशियन, कि ये तो हम दफ़ा 144 में जब जुलूस निकालते हैं हमारे खिलाफ केस कर देते हैं जी। लेकिन उस 162 में से 76 MP ऐसे हैं जिनके खिलाफ हत्या करना यानी दफ़ा 302, जी। हत्या की कोशिश करना अटेम्प्ट टू मर्डर दफ़ा 307, किडनैपिंग किसी को अगवा करना, उठा के ले जाना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग लोगों को इधर से उधर खरीद फरोख्त करना और डकैती डालना। इस किस्म के इस केसेस किस्म के केस हैं, अदालतों में चल रहे हैं, जिनमें चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं। जी जी ये जी। सिर्फ FIR दर्ज नहीं हुई है, चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं। अब ये सीरियस है कि नहीं, ये तो देखने वाले जाने और देश जाने। इनको हमारी कानून की हिफाजत रखनी है, इनको हमारे कानून बनाने। इनको वो काम करना है जिससे ये फैसला होगा कि हम अपनी ज़िंदगी कैसे जिए। अच्छा, ये तो हो गई लोकसभा पार्लियामेंट की बात। अब बताइए कि स्टेट असेंबलीज में, विधानसभाओं में क्या हाल है? अफसोस की बात यह है कि विधानसभाओं का हाल भी कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है। इस वक्त 4032 MLA हैं सारी विधानसभाओं को मिला के। जी। उनमें से 1264 के खिलाफ क्रिमिनल केस हैं। ये 31% बनता है। आपने देखा था लोकसभा में 30 है, स्टेट असेंबलियों में 31 है। 1% ज़्यादा ही है, कम नहीं है। सर, आप इन नेताओं के अपराधों के बारे में कुछ खास बात और बताना चाहेंगे? देखिए, नेताओं के अपराधों के बारे में मैं ख़ास बताने लगूंगा तो आपका पूरा शो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन एक बात बताता हूं कि 2012 दिसंबर में दिल्ली में एक हादसा हुआ था एक औरत के साथ, निर्भया कहते थे उसको। उसके बाद हमने ये डेटा निकाला जी। तो उसमें ये पता लगा कि 2009 लोकसभा इलेक्शन में 6 कैंडिडेट ऐसे थे जिनके खिलाफ बलात्कार के मुकदमे चल रहे थे। 34 ऐसे कैंडिडेट थे कि जिन्होंने महिलाओं के खिलाफ कुछ और अपराध किए थे। और पिछले 5 साल में 27 MLA के कैंडिडेट ऐसे हो चुके हैं जिनके ऊपर बलात्कार के मुकदमे चल रहे थे। उनको भी राजनीतिक दलों को टिकट देने में कोई एतराज़ या दिक्कत नहीं है। इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में देश के लिए और हम लोगों के नागरिकों के लिए शर्म की बात कोई और है नहीं। कोई और नहीं हो सकती। मुझे बताइए कि ये सब जानकारी आपको कहाँ से मिली? आंकड़े और जानकारी कहाँ से मिली आपको? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि लोग समझते हैं कि हम जासूसी करके ये कहीं से निकाल लाते हैं और ये गलत है। ये सूचना मिलना नामुमकिन था। जी। 1999 में ADR जिस संस्था में मैं काम करता हूँ, जी। उन्होंने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दाखिल की दिल्ली हाई कोर्ट में 1999 में, और ये कहा कि जो लोगों के खिलाफ पेंडिंग क्रिमिनल केस हैं उनको वो बताना चाहिए। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने हमारी अपील मान ली। तो हमने सोचा हमारा काम ख़त्म हो गया, अब तो ये हो जाएगा। फिर हमें पता लगा कि भारत सरकार, यूनियन ऑफ इंडिया ने उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। अच्छा, तो सरकार नहीं चाहती थी कि ये बात सरकार नहीं चाहती थी, और उस अपील में सारी राजनीतिक दल इंटरवीनर बन गए सरकार की सपोर्ट में। तो ये अच्छा है, इस मौके पे कम से कम आप उनको एक ये जगह पर ले आए। हमें उनको इकट्ठे करने का श्रेय पूरी तरह से है, लेकिन हम इसको अपना गौरव नहीं मानते। जी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, हाई कोर्ट का फैसला बिल्कुल ठीक है, ये होना चाहिए। उस फैसले के बाद 22 राजनीतिक दलों ने इकट्ठे मिलके एक ऑल पार्टी मीटिंग की, जिसमें यह फैसला किया गया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू नहीं होने दिया जाएगा, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो कानून है इसका, उसको बदल दिया जाएगा। तो वो कानून बदल गया। हम लोग फिर सुप्रीम कोर्ट गए उस कानून बदलाव के खिलाफ। फिर 13 मार्च 2003 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का पुराना फैसला सही है। उसके बाद ये एफिडेविट आने शुरू हुए। अब जब इलेक्शन होते हैं, जब ये इलेक्शन होते हैं तो हर कैंडिडेट अपने नॉमिनेशन पेपर के साथ एक एफिडेविट लगाता है, 2 लगाता है।
एक एफिडेविट जिसमें क्रिमिनल केस के बारे में लिखा होता है, एक जिसमें उसके धन संपत्ति के बारे में लिखा होता है। जी जी। और इलेक्शन कमीशन उनको अपनी वेबसाइट पर डाल देता है, हम वहाँ से लेते हैं। तो ये आंकड़े आपको वहां से मिले? हमें आंकड़े वहाँ से मिले, बल्कि ये कहना चाहिए कैंडिडेट्स ने खुद दिए, शपथ लेके दिए कि जी मैं भगवान को हाजिर नाजिर समझ के ये बता रहा हूँ, मेरे खिलाफ 15 केस मर्डर के हैं। ऐसे लोग हैं। लेकिन ये अगर स्थिति हम देखें तो बहुत दर्दनाक और डराने वाली स्थिति है। बहुत ही खतरनाक स्थिति है। प्रोफेसर छोकर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। जिस तरह से आपने और एडीआर ने, आपकी संस्था ने इस लड़ाई में आप डटे रहे, थैंक यू। पूरा देश आपको शुक्रिया अदा करता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, जो हमने अब तक सुना वो आंकड़े थे, लेकिन इन आंकड़ों के पीछे कैसे चेहरे छुपे हैं और क्या होता है उन लोगों का जो ऐसे अपराधी एमपीज और एमएलएस का शिकार हो जाते हैं। छतरपुर के एक मध्यम वर्गीय परिवार में पली बढ़ी थी बिटिया। माँ बाप की लाडली, हंसमुख, सबका ख्याल रखने वाली और होनहार। इंटीरियर डिजाइनर बनकर माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती थी। पिता ने बेटी की लगन देख उसे आगे की पढ़ाई के लिए एक बड़े शहर के बड़े इंस्टीट्यूट में भेजा। बिटिया अपनी आने वाली जिंदगी के लिए कई सपने बुन रही थी, लेकिन सिर्फ 20 साल की उम्र में बिटिया अपना परिवार, अपने सपने सब अधूरे छोड़कर इस दुनिया से चली गई। 2 बार एमएलए रह चुके कुख्यात राजनेता भैया राजा ने साजिश कर उसकी हत्या करवा दी। औलाद को खोने का दुख लफ्जों में बयां नहीं हो सकता। बिटिया के माँ बाप को न सिर्फ इस दुख को बर्दाश्त करना था, बल्कि अपनी मरहूम बेटी को इंसाफ दिलवाने के लिए एक मुश्किल जंग भी लड़नी थी। दोस्तों, हमारे साथ हैं बिटिया के माता पिता मृगेंद्र जी और भारती जी। हम समझ सकते हैं कि इन सारे जज्बातों से फिर से गुजरना आपके लिए कितना मुश्किल होगा, पर क्या आप बताना चाहेंगे कि आपकी बेटी के साथ क्या हुआ? बच्ची हमारी अपने आप को मतलब लड़के की कमी पूरी करने की कोशिश करती थी जी। तो वो उसी हिसाब से हमने उसे भोपाल भेज दिया पढ़ने के पढ़ाई लिए। की? वहाँ पर ये भैया राजा जो हमारा सगा मामा, आपका सगा मामा? जी, उनकी निगाह बुरी नियत लड़की के ऊपर पड़ गई। उस लड़की ने, बच्ची ने कहा कि अब तो हम बताएंगे तुम्हारी करतूत, जो तुम ये कर रहे हो हमारे साथ, ये हम चुपचाप नहीं बैठे रहेंगे। उस वजह से उन्होंने उसका मर्डर कर दिया, पूरा षड्यंत्र रच के उसका हत्या करा दी। अब तो हम तो ये कल्पना सपने में नहीं सोच सकते थे कि ये हमारे साथ ऐसा कर सकते। जो आपके परिवार के हैं? हमारे मामा, मतलब वो लड़की जो मृतका के लड़की के नाना। भैया राजा के राजनीतिक बैकग्राउंड के बारे में हमें कुछ बताइए। क्योंकि अब वो इतने बड़े गुंडे हैं, वहाँ के पूरा माफिया है, तो नेशनल लेवल की पार्टी डायरेक्टली उनको नहीं दे सकती थी टिकट। रीजनल पार्टीज ने दी, समाजवादी पार्टी ने उनको दी, भैया राजा को टिकट दी, वो उससे विधायक भी चुनेंगे जी। मगर नेशनल लेवल की पार्टी ने उनकी वाइफ को टिकट दे दिया जी। तो बात तो वही हुई। तो आप ऐसे पकड़ो चाहे घुमा के। और मजे की बात यह है कि एक बार आप जैसे आप देखेंगे कि इस तरह की जो आपराधिक पृष्ठभूमि से जो लोग आते हैं जी, उनको सबसे पहले सुरक्षा दी जाती है शासन की तरफ से। 4 ठो गनर लगा देंगे पुलिस वाले। अब बताइए, अब ये भागते फिर रहे थे पुलिस से कुछ दिन पहले, अब पुलिस इनकी सुरक्षा में लगी है। इनको सुरक्षा की जरूरत नहीं है, आम आदमी को सुरक्षा की जरूरत है इनसे। एक केस था इनके खिलाफ, जो इन्होंने मेड सर्वेंट को, अब जल गई थी वो तो, सुसाइड, अपेटमेंट टू सुसाइड 306 के अंतर्गत इनकी पत्नी के खिलाफ भी ये धारा थी, जो विधायक आशा रानी। अब ऐसे लोगों को सुरक्षा, ये बहुत बड़ा मजाक है। उनके खिलाफ ऐसे इस किस्म के आरोपों के कितने केसेस दर्ज हैं? दर्ज मतलब जो सेशन ट्रायल हैं, सीरियस ऑफेंसेस हैं, वो हैं करीब 82। 82? जी। और उसमें सब शामिल हैं: अपहरण, लूट, बलात्कार, हत्या, हत्या की कोशिश, आर्म्स एक्ट, आबकारी एक्ट, NSA, एंटी डकैती, सब 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 सेक्शन। मगर जैसा कि होता है कि बेल हो जाती थी, जमानत हो जाती थी। बरी होने के बाद वो अपनी शान बताता है कि मैंने देखो दिन दहाड़े उठवाया था वहाँ से। क्या कर लिया पुलिस ने बेटा?
तो अब आदमी के दिमाग में भी भय घुस जाता है कि होता ही नहीं है इसके खिलाफ। अब वो ये नहीं समझते कि होगा तब जब आप उसके खिलाफ गवाही दोगे। जब कदम अदालत कैसे कदम, मतलब अदालत को तो सबूत चाहिए, जब आप कोई सबूत आएंगे नहीं उनके खिलाफ क्या उनके भी हाथ बंधे हुए हैं, अदालत के भी हाथ बंधे हुए हैं। तो आपका मतलब ये जितने ये आरोप हैं इन पे, ये प्रूव नहीं हुए कभी, क्योंकि 115 मुकदमे हर तरह के चले हैं और कभी किसी ने कहीं कोई गवाही नहीं दी। तो आप पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पहला केस है ये जब उनके खिलाफ कहीं किसी ने गवाही दी है। बहुत हमारे ऊपर तरह तरह के दबाव पड़े जी, रिश्तेदारों के और भी उधर उधर से कि अरे वो इतना बड़ा गुंडा है, आप उसको डर नहीं लगता है, आप राजीनामा कर लो, ये कर लो, वो कर लो। हमने कहा हम तो, हमारा जो कुछ नुकसान होना था वो तो हो गया, मैं तो लौट के आना नहीं, मगर हम किसी और दूसरे के साथ ये नहीं होने देंगे। अगर किसी और ने हिम्मत कर ली होती इससे पहले तो हम बच जाते। अब अगर हम चुप हो जाएंगे तो ये तो इसका काम ही ये है, किसी और के साथ करेगा। तो फिर हम लोगों ने तय कर लिया कि क्या कर लेगा, जान ही ले लेगा, जान तो वैसे ही ले ली। फिर हम लोगों ने तय किया कि हम कोई भी हमारे साथ हो या ना हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, सत्य है हमारे साथ जी, न्याय, हम उसको सजा करा दिलाएंगे जी। और इस केस में भी उसको कन्विक्शन हुआ है लोअर कोर्ट से। लोअर कोर्ट में कन्विक्शन हो गया जी। और क्या सजा मिली उनको? आजीवन कारावास, लाइफ सेंटेंस। दोस्तों हमारे साथ बिटिया की बुआ भी हैं, आप कुछ कहना चाहती हैं हमसे? मुझे सिर्फ इतना कहना है कि हमने अपनी बच्ची खोई है, पर उसमें अकेले हम ये लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं। आज मैं और मेरे भाई, मेरी भाभी, हम 4 लोग हैं जो खड़े हैं। समाज के लोग सिर्फ मूक दर्शक बने रहते हैं। मुझे ये आपके थ्रू ये सबसे कहना है, कोई भी अगर किसी के खिलाफ ऐसी लड़ाई लड़ता है तो कम से कम साथ तो दीजिए। आप कुछ कर नहीं सकते, आप कुछ लड़ नहीं सकते, हम नहीं कह रहे आप कोर्ट जाइए, गवाही दीजिए, कुछ करिए, मॉरल सपोर्ट तो दीजिए। बिल्कुल सीखा। आपने और आपके परिवार ने बड़ी हिम्मत दिखाई और मुझे लगता है कि आपने जो ये कदम उठाए है सिर्फ अपने लिए नहीं, लेकिन देश की सारे लोगों के लिए, सारी महिलाओं के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने का। थैंक यू सो मच। दोस्तों, मृगेंद्र जी और उनके परिवार की हिम्मत और साहस की वजह से इस केस में अपराधी को सज़ा हुई, लेकिन अक्सर एमपी या एमएलए होना अपने आप में एक सुरक्षा कवच की तरह होता है। तो एक ऐसा नेता जो सत्ताधारी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, उसके खिलाफ कार्रवाई करने में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, एक पुलिस अधिकारी से बेहतर इस बात को कौन जानता है। मैं न्योता देना चाहता हूं श्री DN गौतम जी को, जो बिहार के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रह चुके हैं। गौतम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि जब एक अपराधी पावर में आता है, सत्ता में आता है, तो पुलिस के काम पर क्या असर पड़ता है? आप ऐसा समझिए कि पूरा जीवन दर्शन बदल जाता है, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। कानून की किताब खारिज हो जाती है और उसकी जगह शैतान की किताब जगह ले लेती है। कानून को शीर्षासन करा दिया जाता है। जब इस जॉब में आया शुरू में जी, उस समय से मैं देख रहा हूँ कि रूल ऑफ लॉ नाम की दरअसल चीज़ किताबों में पाई जाती है, ये बिल्कुल फिक्शन है, ये तिलिस्म है, इसका कोई वजूद थोड़ी बहुत कहीं कहीं दिख जाता है। उम्मीदों पे दुनिया कायम है, तो रूल ऑफ लॉ उस उम्मीद का नाम है जिस उम्मीद पे देश चल रहा है। काफ़ी दिनों पहले की बात है, एक घटना हुई, एक बैंक डकैती हुई जी, 90 लाख रुपए थे और ये घटना 80s की है। उस समय 90 लाख का मतलब होता था बहुत बड़ी रकम है, बहुत बड़ी रकम थी उस समय के लिए। उस डकैती का माल एक कार में, एक माननीय विधायक जी अपनी कार में लेके चले। अच्छा, रास्ते में वो 2 जिला तो पार कर गए, पर तीसरे जिले में वो थानेदार सड़क के किनारे खड़ा हुआ था। ये गाड़ी विधायक जी पैसे सहित पकड़ा गए। 90 लाख पकड़े गए? 90 लाख बिल्कुल। वो पकड़ के थाना ले आया। तब तक उसके एसपी साहब का फ़ोन आ गया, क्योंकि एसपी साहब को पटना से फ़ोन आ गया था बॉसेज का कि तुम्हारा अफसर पागल हो गया है, उसको पता नहीं किस पे हाथ डालना है, छोड़ दो उसको। इसे मैं नहीं छोड़ सकता, मैं क्या जवाब दूंगा ऊपर वाले को। अब प्रॉब्लम ये आ जाती है कि यहाँ 2 ऊपर वाले हैं
एक सबसे ऊपर वाला है जिसको लोग पहले कभी डरा करते थे लोग कि भाई ऊपर वाले को जवाब देना है। अब आजकल ऊपर वाला बहुत नीचे होता है। तो एसपी सदैव थाना चले आए। अच्छा, खुद आ गए? खुद आ गए। उन्होंने रोजनामचा ले लिया थानेदार से। उस रोजनामचा में लिखा कि भाई एक गाड़ी आई थी, उसमें कुछ फैक्ट नहीं लिखे और उसको रिलीज कर दिया। मतलब जिसका काम उनको पकड़ करके सजा दिलाना है, अब उसकी ड्यूटी हो गई। इसलिए मैंने कहा कि कानून की किताब खारिज, शैतान की किताब ने उसकी जगह ले ली। अपराधी, पावरफुल लोग, मशीनरी, इनका एक ऐसा खतरनाक कॉकटेल बन के तैयार हो गया है जो समाज के लिए बहुत जहरीली शराब का काम कर रहा है। जी। सिस्टम को इस तरह उन्होंने तोड़ना मरोड़ना शुरू कर दिया कि सार्वजनिक संपत्ति जो थी, सार्वजनिक संसाधन थे, ये निजी हाथों में खिसकने लग गए। बस उसका वॉल्यूम इतना बढ़ गया कि अब देश उसके सामने बिल्कुल असहाय जैसा हो गया, बिल्कुल ओवरहेल्म हो गया। और अब इतना हो गया कि इट कांट टेक इट। अब ये कैंसर की तरह फैल गया, पूरे बॉडी में इसका जहर फैल चुका है। जहां आप गलत करते हैं ना, तो आपकी हिम्मत का दिशा बदल जाता है। अदरवाइज अगर एक आदमी ताकत से खड़ा हो जाए तो मैंने देखा है पूरी व्यवस्था हिल जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि सच्चाई में ताकत है। बहुत बहुत शुक्रिया गौतम साहब हमसे बातचीत करने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दोस्तों, अब मैं आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूँ, 162 एमपीज संसद में जो आरोपी हैं, जो उन पुलिस अफसरों का तबादला करा सकते हैं जिनका काम है उनके खिलाफ कार्रवाई करना। इस हालत में है कानून व्यवस्था। 66 साल पहले आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले हमारे पूर्वजों का एक सपना था। आज वो सपना हमें बिखरता हुआ नजर आ रहा है। कैसे पहुंचे हम इस दलदल में और निकलने का रास्ता क्या है, आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक शूटर था, वो शूटर बाद में एमपी हुआ, तो वो फ़ोन करता था अखबार के दफ्तर में, कहता भैया कई दिन से हमारे बारे में कुछ छपा नहीं है, कुछ कांड कर दें क्या। बोला इससे मार्केट वैल्यू बनी रहती है ना थोड़ी, चुनाव लड़ना है ना भैया। सत्यमेव 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 जयते, सत्यमेव 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 जयते। वेलकम बैक। दोस्तों, जब एक अपराधी सत्ता में आता है तो वो कानून से किस तरह खिलवाड़ करता है ये तो हम समझ चुके हैं। लेकिन वो नेता जो सच्चा है, ईमानदार है और अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे माहौल में उस पर क्या बीतती है। 15 जून 2013 के दिन बिहार के पूर्णिया जिले में सुबह से ही लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। मौका था 4 बार एमएलए रह चुके लोकप्रिय नेता अजीत सरकार की 15वीं पुण्यतिथि का। उन्हें याद कर इलाके की जनता का दिल एक बार फिर भारी हो आया था। वो मसीहा थे, भगवान समझिए, भगवान की तरह था। सबका दुख को वह सुनते थे। किसी कोई बीमार है तो उसको इलाज जाके करवा देते थे। अजीत सरकार जनता से अलग उनके ऊपर बैठे कोई नेता नहीं थे, बल्कि जनता का एक हिस्सा थे। अपनी निजी जिंदगी उसी सादगी और अभाव में गुजारते थे जिस तरह वो जनता जिसका वो प्रतिनिधित्व करते थे। अजीत सरकार ने लाके यहाँ बसाया हम लोग को, क्योंकि हम लोग बेघर थे। अजीत सरकार के जैसा खोजेंगे तो 7 जन्म में नहीं मिलेगा। आखिर में गरीबों के हक की लड़ाई लड़ने वाले इस निडर नेता ने एक दिन उनके लिए अपनी जान की कुर्बानी भी दे दी। आज बची है तो बस लोगों के दिलों में उनकी यादें और आंखों में आंसू। अब हम समझते हैं कि हमारा दुनिया में अब कोई नहीं। ये अजीत दाद चला गया, मेरा बाप माँ चला गया से। वो गरीब का चिराग था, वो चिराग बुझा गया। ऐसा क्या था अजीत सरकार में जो आज 15 साल बाद भी पूर्णिया की जनता उनकी कमी महसूस करती है। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ हैं अजीत सरकार जी के बेटे अमित सरकार। अमित जी, आपने उन्हें नेता के रूप में नहीं, एक पिता के रूप में देखा है। हमें बताइए कि आपके बचपन में आपके घर में क्या माहौल था, कैसा माहौल था। हमारे पिताजी 1980 में चुनाव जीते थे और 1980 से लेके वो 4 बार चुनाव जीते। 15 साल इलेक्शन जीतने के बाद वो खुद आपका घर नहीं खरीद पाए। हम लोग भाड़ा के घर पे रहते थे जिसका किराया था 600 रुपया, और हमारा घर चलता था चूँकि हमारी माँ जो है वो टीचर थी। जी अमित जी, आपके बचपन की कोई यादें हैं अपने पिताजी के साथ जो आप हमसे बांटना चाहेंगे। हमारे पूर्णिया में मैं क्रिकेट खेलता था
और क्रिकेट में एक बार मैच हुआ, फाइनल मैच था जिसमें चीफ गेस्ट के हिसाब से बाबूजी को बुलाया गया था और साथ में मुझे अवार्ड भी मिलना था पापा के हाथों जी। तो पापा आए नहीं उस मैच में। अच्छा। बाद में जब उनकी मुलाकात हुई, एसपी आए हुए थे घर पे, तो उन्होंने बाबूजी से पूछा कि अजीत दा आप आए नहीं, हम लोग सब वहीं पे थे। तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा वहाँ पे खेल रहा था, वहाँ पे जाएंगे उसको अवार्ड देंगे तो लगेगा कि हम प्रमोशन कर रहे हैं उसका, इसलिए वो नहीं गए। हाँ, इसलिए वो नहीं गए। तो मैंने पापा से कहा ठीक है एक काम कीजिए, आप मुझे क्यों प्रमोट कीजिएगा, इलेक्शन के टाइम में मैं भी आपको प्रमोट नहीं करूँगा। तो उनसे जो मैंने कहा तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि बेटा देखो, अगर तुम मुझे प्रमोट नहीं करोगे तो क्या हुआ, मेरा तो हजारों हजार बेटा है पूर्णिया जिले में, वो लोग करेगा। अच्छा, आपको क्या याद है कि जब वो इलेक्शन लड़ते थे तो किस तरह से इलेक्शन लड़ते थे? चुनाव लड़ने के लिए पापा के पास पैसा नहीं था तो वो लाल गमछा खरीदते थे और लाल गमछा खरीद के वो हर चौक चौराहे पे लगा देते थे, रख देते थे कि चुनाव लड़ना है, पैसा नहीं है, जो मुझे एक वोट देगा वो मुझे नोट का एक सिक्का वहाँ रख दो, 1 रुपया का एक सिक्का रख दो। वो गमछे में? गमछे में। इंस्ट्रक्शन दिया गया था लोगों को एक ही सिक्का लेना। तो सभी ने कहा भैया कि अगर ज़्यादा पैसा आएगा तो हम लोगों को कैंपेन में भी मदद मिलेगा। तो बोला नहीं, अगर चुनाव के पहले हमको पता चल जाएगा कि हमको कितना वोट मिलेगा, अगर हम लोग एक एक सिक्का जमा कर लेते हैं तो एक एक सिक्का जमा करके वो अपना चुनाव लड़ते थे। जब सारे नेता घूमते थे तो वो घर पे बैठते थे। तो उनका कहना था अरे प्रचार के लिए तो हम इतना 5 साल तक प्रचार ही करते रहे हैं, जो काम किए उसी से प्रचार होता है, तो मेरा जो काम है मेरे शब्द से ज़्यादा निकलता है। जी अमित जी, मैं समझ सकता हूँ कि ये आपके लिए ये बयान करना कितना मुश्किल होगा, पर क्या आप उस दिन के बारे में आप हमें बताना चाहते हैं जिस दिन आपके पिताजी की हत्या हुई? देखिए, ये 14 जून 98 में हुआ था। तो किसी ने घर में आके बोला कि अजीत दा को मार दिया, तो मैं वहाँ से भागना शुरू कर दिया। वहाँ रास्ते में गाड़ी लेफ्ट साइड में जो थी वो खड़ी थी, साइड से शीशा उसका सब टूटा हुआ था। तो मैंने देखा वो इधर बैठे हुए और इस तरह से झुक के नीचे हैं। जो उनका हाथ पकड़ने गया ना, तो हाथ के अंदर उनको 107 गोली मारा गया था। 107 गोली? 107 गोली। तो जब उनको मैं पकड़ने गया तो मैं पकड़ नहीं पाया, उनका हाथ जो था इधर से नाला टाइप का बन गया था, तो मेरा हाथ जो था उसके अंदर चला गया और उनको अपने तरफ खींचा और नीचे देखा तो देखा माथा का पूरा सब गिरा हुआ है। शाम में 5 सवा 5 बजे ये घटना घटी थी। 8:30 9 बज गए, तब तक में बहुत सारे पूरा पूर्णिया अपने आप बंद हो गया। पूरा रास्ता बंगाल तक का रास्ता जो है बंद हो गया और उनके अंदर इतना आक्रोश था। शहर के बीच में चौक में जाके मैंने हाथ जोड़ के उस दिन रात को ये कहा कि देखिए कि अगर एक भी घटना घटती है तो पूरे पिताजी का जो काम किया हुआ सब बर्बाद हो जाएगा। मैं अपना पिताजी खो चुका हूँ, किसी और का किसी को खोना नहीं है। इतना ज़्यादा लोग उस समय में आक्रोश में थे, लेकिन एक चीज़ सही लगा कि उनके सिद्धांतों को तोड़ा नहीं लोगों ने। किसी ने नहीं तोड़ा? किसी ने नहीं तोड़ा। जो हत्यारे थे उनके, वो पकड़े गए, उनके साथ पता चला कि कौन हत्यारे थे? पूर्णिया से एक पूर्व सांसद थे पप्पू यादव, उनको लोअर कोर्ट से उनको सजा दिया गया। सजा दिया गया। ये 10 साल पहले की बात है। आज फिर अभी पिछले साल हाई कोर्ट से उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। बरी किया गया? जी सर, देखिए ये 14 साल के बाद अगर केस इस माहौल पे हो तो जो आम इंसान है उनका क्या होगा? तो हम किस तरह से, किससे हम इंसाफ मांगेंगे? हमारे पापा जो थे वो 1980 से चुनाव जीतते हुए थे, आए थे, तो 80 में पहली बार जीता, 85, 90, पप्पू यादव 95 में पापा के अगेंस्ट पूर्णिया से खड़ा हुआ। अच्छा। और उसने 95 का इलेक्शन वो हार गए। पापा हार गए? हाँ, पापा जीत गए? पापा जीत गए।
हमारे यहाँ पे चूंकि ग्रामीण एरिया है तो वहाँ पे जमींदारों का बड़ा बड़ा ज़मीन है, जमींदार के अपने नाम से ज़मीन है, उसके बेटे के नाम से ज़मीन है, कुत्ते के नाम से ज़मीन है, लेकिन जो गरीब आदमी है उसके नाम पे उसके पास घर रहने का भी कहीं जगह नहीं है। तो इसको सीलिंग की ज़मीन को देख के बाबूजी ने उसी ज़मीन पे उन्होंने घर बसाया। पूरे पूर्णिया में कम से कम नहीं भी हजारों हजार, आप बहुत सारे ऐसे आपने सुना पहले, उन्होंने कहा उन्होंने मेरा घर बसाया। ये काम भारत सरकार का था, बिहार सरकार का था। 47 से लेके कोई भी सरकार उसको नहीं करा पाया, ठीक से लागू नहीं करा जो पाया। बाबूजी ने करा है। जो अजीत सरकार ने 2 साल में कर दिया। और उधर से जमींदारों के को ये डर था कि आज उसने इतना इतना ज़मीन निकाल के इतना हजारों लोगों को बैठा दिया, कल हम लोगों का ज़मीन चला जाएगा। तो जो आदमी जमींदारों के खिलाफ, बाहुबलियों के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ बीच में खड़ा रहे, गलत लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? गलत लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? क्योंकि वो कभी किसी से नहीं डरते थे, क्योंकि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया था जिंदगी में। और लास्ट में जब मैंने बॉडी देखा, वो उनके मुंह चेहरे पे एक हंसी थी। और ये किसी को भी मैं बोलता हूँ कि आदमी जब 107 गोली लगने के बाद भी उनके चेहरे पे जब मैं, वही चेहरा जो है हम लोगों को वो हौसला देता है। अमित जी, हमारी यही दुआ है कि हर बेटे को अजीत सरकार जैसा पिता मिले। ये देश उनको कभी नहीं भूलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने का। थैंक यू सो मच। दोस्तों, मान लीजिए एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं। एक साफ सुथरा है, दूसरे पे कुछ छोटे मोटे इल्ज़ाम हैं और तीसरा नामी गुंडा है। तो आप किसको वोट देंगे? चलिए आप हाथ उठा के मुझे बताइए कि साफ छवि वाले नेता को कितने लोग वोट करेंगे? तकरीबन सभी। आप लोग सब सच बोल रहे हैं ना? झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? सच बोल रहे हैं। तो लगभग हम सब मानते हैं कि एक अच्छे और सच्चे उम्मीदवार को हम चुनेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि हम हिंदुस्तानी इस मामले में कितने सच्चे हैं। अब हम जुड़ेंगे 3G लिंक के जरिए वाशिंगटन में डॉक्टर मिलन वैष्णव के साथ, जिन्होंने पिछले 10 साल के इलेक्शन रिजल्ट्स पे रिसर्च की है। मिलन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपने जो रिसर्च की है इलेक्शंस के नतीजों पर, वो कितने बड़े पैमाने पे की है और आपके रिसर्च में क्या सामने आया? Starting in 2003, 2003 से लेके 2009 के बीच मैंने 28 राज्यों में हुए 35 विधानसभा चुनावों के नतीजों पर रिसर्च की। इसमें 2004 और 2009 में हुए 2 लोकसभा चुनाव भी शामिल थे। यानी 60,000 उम्मीदवारों का डेटा देखा। अगर उम्मीदवार पर एक भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं है तो उसकी चुनाव जीतने की संभावना थी 7%। लेकिन अगर उस पर एक आध छोटे मोटे अपराध का मामला दर्ज है तो उसकी जीतने की संभावना 19% हो जाती है। and if you have a serious और अगर उम्मीदवार पर कोई गंभीर आपराधिक मामला दर्ज हो तो चुनाव जीतने की संभावना बढ़कर 25% हो जाती है। मतलब जितना बड़ा उम्मीदवार का गुनाह, उतनी उसकी जीतने की संभावना ज्यादा। unfortunately the situation बदकिस्मती से राज्यों के स्तर पर भी हालात लोकसभा से बेहतर नहीं है। एक अपराधी की चुनाव जीतने की संभावना एक बेदाग या साफ उम्मीदवार से 3 गुना ज्यादा पाई गई। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि एक क्रिमिनल के इलेक्शन जीतने के चांसेस ज्यादा हैं? significant ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा। देश के हर इलाके में हर स्तर पर यही हाल है। चलिए डॉक्टर मिलन, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। थैंक यू सो मच। thank you for having me दोस्तों, सोचने की बात है, जिस उम्मीदवार के खिलाफ संगीन आरोप दर्ज हैं, उसके जीतने की संभावना 3 गुना ज्यादा है। और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि सियासी पार्टीज बेझिझक ऐसे उम्मीदवारों को टिकट देती हैं। लेकिन हम, जनता, क्यों ऐसे दागी उम्मीदवारों को वोट देती है, उन्हें जिताती है? ये समझने के लिए आइए बात करते हैं उत्कर्ष सिन्हा जी से। उत्कर्ष जी एक अनुभवी पत्रकार हैं और उन्होंने इस विषय को बहुत करीब से देखा है। उत्कर्ष जी, जब हम अपने आप को पूछते हैं कि क्या हम दागी नेता को वोट देंगे, तो हमारे मन में जवाब आता है नहीं। पर फिर भी ये दागी नेता जीत जाते हैं। क्या लोग जानते नहीं कि जिस नेता को वो वोट दे रहे हैं वो दागी है? बहुत साफ जानते हैं। जो भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ने आता है, उस कैंडिडेट के बारे में उस कंस्टिट्यूएंसी के लोग सबसे ज़्यादा जानते हैं जी। और ख़ासतौर से अगर एक अपराधी है तो वेल नोन फेस है। तो ये क्यों हम उसको फिर वोट क्यों देते हैं?
जाति। जाति एक बहुत बड़ा सच है इस हिंदुस्तान में, और अगर आप देखिए क्रिमिनल्स के रिकॉर्ड तो आप ये पाएंगे कि वो पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी भी उसके सजातीय लोगों का वोट परसेंटेज वहाँ ज़्यादा है। और समझ इस तरह से बनी हुई है कि चोर तो भाई साहब सब हैं, तो जो अपनी बिरादरी वाला है उसी को क्यों नहीं, उसी को चुन लेते हैं फिर। तो इन अपराधियों का राजनीति में आना कब शुरू हुआ? 1970 के आखिरी दौर भारतीय राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। उसके बाद इनकी एंट्री तेज हुई। अच्छा, लेट 70s में? लेट 70s में। उसके पहले इनका काम होता था बूथ कैप्चरिंग तक थे। बूथ कैप्चरिंग करना अपने लीडर के लिए। तो पहले ये जो अपराधी थे या जो गैंगस्टर्स थे ये सपोर्ट करते थे? पहले ये सपोर्टर थे, जैसे जमींदार का लठैत होता है वैसे ये नेता के लठैत थे। फिर थोड़ा मजा आया, बोले अच्छा नेताजी तो ताकत हमारी और मजा ले रहे हैं आप, तो मैं क्यों नहीं भाई। जब भीड़ मैं जुटा रहा हूँ, जब चंदा मैं जुटा रहा हूँ, गोली लाठी मैं चला रहा हूँ, तो भैया कुर्ता तुम क्यों पहनोगे? कुर्ता तुम क्यों पहनोगे? कुर्ता तो हम भी पहन सकते। अब वो कुर्ता पहन लिया भाई। तो जब इनस्टेबल गवर्नमेंट्स बनी तब इनकी जरूरत इसलिए बढ़ गई कि जिताऊ उम्मीदवार की खोज हर पार्टी करने लगा। और वो जिताऊ उम्मीदवार कौन? जिसके पास उसकी जात का वोट हो, उस वोट को डलवाने के लिए साम दाम दंड भेद हो और उसके पीछे पैसा हो। पैसा काला ही पैसा होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से इलेक्शन में पैसे खर्च होते हैं वो काला पैसा ही खर्च होता है। तो ये सारी चीजें ही विनेबिलिटी बना रही हैं। जी जी। अब दूसरा सवाल ये है कि क्यों ये लोग जीत रहे हैं जबकि नॉन अपराधी हैं? जी माफ़ कीजिएगा, ये हम लोगों को खुद सोचना पड़ेगा, क्योंकि समाज जिस तरीके से इन अपराधियों को स्वीकार कर रहा है या रोल मॉडल बना रहा है। मैं आपको उदाहरण बताऊं जी जी। कि जब हम लोग बचपन में थे तो अगर रिलेशन में किसी के घर में कोई गुंडा हो जाता था या बदमाश हो जाता था तो बाकी के ख़ानदान के लोग उससे रिश्ता तोड़ लेते थे। यहाँ तक हो जाता था कि शादी का कार्ड दिया तो उसमें लिख देते थे फलाने को छोड़कर, उनके लिए नहीं है, क्योंकि ये गुंडे हैं, ये गुंडे हैं, हम नहीं इनसे हम नाता नहीं चाहते। नहीं। अब ये शादी का कार्ड आया, RSVP में क्या लिखा है? बाहुबली ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर फलाने फलाने फलाने। बाहुबली उसने खुद लिख के भेज दिया आपको। वो खुद लिख के भेज दिया कि उससे उसका रुतबा बढ़ गया, अभी और बढ़ा है। तो साहब कुल मिला के बात यह है कि राजनीति वो गंगा हो गई है जिसमें एक डुबकी लगा ले कोई तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। तो मतलब गुंडों के साथ दोस्ती उनके लिए इज्जत, दिल में इज्जत और प्यार। भाई लोग गर्व महसूस करते हैं और गर्व मन से महसूस करते हैं, ये भी मैं नहीं मानता। अब इसके पीछे एक और आपको चीज़ देखनी पड़ेगी। जो हालत है सिस्टम का, आम आदमी बहुत कमज़ोर है। अब गरीब की ज़रूरत को कौन समझ रहा है? सरकारी व्यवस्था कतई नहीं समझ रही है। अगर मैं पावरफुल नहीं हूँ और मेरे पर कोई अत्याचार हुआ और मैं पुलिस स्टेशन गया तो पुलिस स्टेशन के बाहर मुझे ऐसे बैठ के कितनी देर तक इंतज़ार करना है दरोगा जी का, ये मैं ही जानता हूँ। तहसील में मैं जाता हूँ अपनी कागज़ की नकल निकालने तो उसके लिए मेरा कितना शोषण होता है और कितनी बार मैं अपनी दिहाड़ी छोड़ के जाता हूँ, ये मैं ही जानता हूँ। और जब मैं उस आदमी के पास जाता हूँ जिसका दरबार चल रहा है और वहाँ जाके बताता हूँ कि भैया हम फलाने बड़ा अत्याचार हो गया मेरे साथ, ये वो, ठीक है, वो भी अपना कैलकुलेशन देखता है, जात बिरादरी वोटर सब कैलकुलेशन देखता है और उसके बाद फिर वो सीधे थानेदार या तहसीलदार या BDO फ़ोन घुमाता है को फ़ोन घुमा के और मैंने तबीयत से समझाता है। अच्छा, मुझे क्या संतुष्टि मिलती है? मुझे लगती है कि जिस आदमी ने मुझे बेइज्जती किया ऑन बिहाफ ऑफ मी वो बेइज्जत हो रहा है। ये अमिताभ बच्चन फिनोमेना है साहब, एंग्री यंग मैन। वो मुक्का मार दे तो मेरे को लगता था कि मैं मार रहा हूँ, मार मैं भी नहीं पाता था और मारते वो भी नहीं थे। तो अब मेरा इसी काम लेवल अगर पे ये मतलब एक रॉबिन हुड फिगर भी बन जाते हैं कि गरीबों के लिए कुछ कर रहे हैं, ऐसा है? बहुत वेल प्लांट कोशिश करते हैं, लेकिन मसीहा बनते हैं वाकई में? ये होते नहीं है मसीहा। इसलिए नहीं होते हैं कि ये तो छोटी चीज़ हुई ना साहब, मगर इस छोटी चीज़ को दिखा के हमने लोकल तो अपना इमेज बना लिया। कितनी बड़ी लूट मैं करने जा रहा हूँ ये इस आदमी को पता ही नहीं है। इसलिए इस गलतफहमी में मेरे ख्याल से किसी को नहीं जीना चाहिए कि ये रॉबिन हुड है या मसीहा है। या मसीहा है।
ये अपराधी है, अपराधी था और अपराधी ही रहेगा। मजे की बात क्या है भाई साहब कि इस तरह के लोग को जब हम पब्लिकली कहते हैं ना, जब हम लोग लिखते हैं, इनको बहुत अच्छा लगता है। कैसे? ये चाहते हैं कि इनके बारे में लिखा जाए, इनकी इस इमेज के बारे में लिखा जाए। अच्छा, मैं आपको एक छोटा किस्सा बताऊं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक शूटर था। वो शूटर बाद में एमपी हुआ, तो वो फोन करता था अखबार के दफ्तर में, कहता भैया कई दिन से हमारे बारे में कुछ छपा नहीं है, कुछ कांड कर दें क्या? बोला इससे मार्केट वैल्यू बनी रहती है ना, थोड़ी चुनाव लड़ना है ना भैया। और एक नहीं है, ऐसे से बहुत किस्से आते हैं हम लोगों के सामने। वो चाहते हैं कि लोग उनसे डरें। चाहते हैं कि लोग मुझसे डरें, और वही डर, फियर साइकी को वो कैसे इनकैश करते हैं, ये हम लोग इलेक्शंस में देखते हैं। जी जी। उत्कर्ष जी, आप बता रहे थे कि 70s में ये अपने बल से बूथ कैप्चरिंग करते थे वगैरह, इसके बाद अब क्या होता है? अब देखिए इनके तरीके बदल गए हैं, तो अब ये पैसे से खरीदते हैं। मैं आपको एग्जांपल बताऊं, एक बहुत रिनाउंड माफिया डॉन, शूटर टर्न माफिया टर्न 2 टाइम्स एमपी, एक शादी में गए थे हम लोग, और वहाँ पर वो भी आए थे। तो हमें लेके गए और गाड़ी का पिछला दरवाज़ा उन्होंने अपनी एसयूवी का खुलवाया, और उसमें ढेर सारे बंडल पैक्ड साड़ियों के रखे हुए थे। बोले मेरे पास आज इतनी शादियों के निमंत्रण हैं, ये लोगों ने मुझे इनवाइट भेजा है, मेरी कंस्टिट्यूंसी के लोग हैं, और मुझे जाना ही है। और हर साड़ी के साथ एक लिफाफा है जिसमें 5000 रुपये हैं, और जिसके दरवाजे पे जाऊंगा एक साड़ी और एक लिफाफा दूंगा। तो अब ये लूटते कहीं और से हैं, और ये छोटे छोटे पैसे देके आदत बना दी है इन्होंने वोटर्स की, वो हमारे लिए पैसा देता रहेगा। और ये किसको सोचना है? ये सोचना हमको है। बिल्कुल सही। और हम इसलिए नहीं सोचते हैं ये बात, क्योंकि समाज का विखंडन जिस तरह से हुआ है, उसमें समाज में हम नाम की चीज खत्म हो चुकी है। तो जब मैं हूं, तो हमारी भलाई की बात हम कर कैसे सकते हैं? बिल्कुल सही कहा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का उत्कर्ष जी। दोस्तों, यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। हमने देखा कि वो एम्बुलेंस गाड़ियों में जा रहा है, एम्बुलेंस गाड़ी में नोट भर के जा रहा है। आपको लगेगा कि ये तो कोई पेशेंट जा रहा होगा। पेशेंट जा रहा है। अच्छा, हो सकता है वो उसमें जेन्युइन पेशेंट हो। तो हमने कहा कि भाई ऐसी गाड़ी को रोकना नहीं, उसके पीछे पीछे अस्पताल चले जाना, जब वो पेशेंट को उतारेंगे। तो लेकिन आपको ये एम्बुलेंस पे पैसे मिले? एक लोकतंत्र में जनता की शक्ति, उसकी ताकत, उसका हथियार होता है वोट। इस ताकत के इस्तेमाल से जनता अपनी पसंद का शासन चुनती है, लेकिन आज हमारे इस बेशकीमती अधिकार को खरीदने की कोशिश की जाती है। चुनाव लड़ चुके नेता भी इस सच्चाई को स्वीकारते हैं। हमारे राजस्थान में भी मनी पावर, मसल पावर का रोल धीरे धीरे बढ़ रहा है। मैंने देखा है लोग कैश पैसा बांटते हैं चुनाव में। अब पार्लियामेंट में अधिकतम 25 लाख रुपए तक आप खर्च कर सकते हैं। 25 लाख के बदले 25 करोड़, यहाँ तक 100 करोड़ रुपया भी खर्च किए जाते हैं चुनाव में। कभी बंदूक की ताकत पर बूथ कब्जा करते थे, अब पैसे की ताकत पर बूथ कब्जा करने लगे। एक क्षेत्र में एमएलए का चुनाव लड़ना है, 10 करोड़ बांट दो। एमपी के लिए आपके पास होने चाहिए 100 करोड़ और एमएलए के लिए 20 करोड़ होने चाहिए। चुनाव आयोग के साथ काम कर चुके वरिष्ठ अधिकारियों ने भी वोटों की इस सौदेबाजी को करीब से देखा है। Each candidate believes हर उम्मीदवार को लगता है कि अगर वो दूसरे से ज्यादा खर्चा करे तो अपने विरोधी उम्मीदवार से ज्यादा वोट उसे मिल जाएंगे। इन वोटों की खातिर वो जमीन आसमान एक करने को तैयार रहता है। just to get that extra vote. पैसा थोड़ा बहुत दिया जाता था, पहले भी दिया जाता था। जिस माप में अभी पैसा का इस्तेमाल हो रहा है, ये कुछ किसी के अंदाज में भी नहीं आएगा। गांव को प्रधान को दे देते हैं कि भाई तुम बांटो, तुम्हारे पास कितना वोट है। मतदाता की पसंद नापसंद के मुताबिक अलग अलग तरह के लालच दिए जाते हैं। दारू शराब तो हमारे सारे चुनावों का अहम हिस्सा बन गया है। मैं आंध्रा में देखा 2009 इलेक्शन, वाटर टैंकर में दारू भर के गांव में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। चाहे विधानसभाओं के चुनाव हो या लोकसभा के, हर चुनाव में निर्वाचन आयोग करोड़ों रुपए का सामान और नकद जब्त करता है। चुनावी प्रक्रिया को भ्रष्ट करने की ऐसी कोशिशों को बहुत करीब से देखा है निर्वाचन आयोग के पूर्व प्रमुख डॉक्टर SY कुरैशी ने।
दोस्तों, अब हमारे साथ हैं डॉक्टर SY कुरैशी, जो देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी निर्वाचन आयोग के प्रमुख रह चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब हमसे बातचीत करने का। मुझे बताइए कि जब इलेक्शन कमीशन कभी आप रेड्स करते हैं और ये जो नोट्स या पैसे आप जब्त करते हैं, मतलब पैसा कैसे पकड़ते हैं आप? ट्रकों में, गाड़ियों में, इस किस्म के अलग अलग जगहों में? जी हाँ, अलग अलग करते हैं। आपको कभी इन्फॉर्मेशन मिलती है या आपको सस्पिशन होता है तो आप रेड करते हैं? दोनों चीज़ें कि हम नाकाबंदी कर देते हैं कि जहाँ से आप हमें सस्पिशन होता है कि यहाँ से मूवमेंट होगी तो वो हर गाड़ी को रोकते हैं। फिर हमें ये भी पता लगा कि ये कार का जो दरवाज़ा है उसमें नोट बंद करके दरवाजे के बीच में करना। हमने देखा कि वो एम्बुलेंस गाड़ियों में जा रहा है, एम्बुलेंस गाड़ी में नोट भर के जा रहा है। आपको लगेगा कि ये तो कोई पेशेंट जा रहा है। अच्छा, हो सकता है वो उसमें जेन्युइन पेशेंट हो, तो हमने कहा कि भाई ऐसी गाड़ी को रोकना नहीं, उसके पीछे पीछे अस्पताल चले जाना, जब वो पेशेंट को उतारेंगे नजर रखो कि ये अस्पताल जा रहा है, कहीं और जा रहा है और जब अस्पताल चला जाए और पेशेंट उतार ले उस वक्त चेक कर लेना। हाँ, तो लेकिन आपको ये एम्बुलेंस पे पैसे मिले हमको। अच्छा, फिर ये हमने देखा कि फ्यूनरल वैन में जा रहे हैं। नॉर्मली जो हम सोच नहीं सकते कि इतनी सी नई चीज सोच के लाते हैं। फ्यूनरल वैन मतलब जिसमें मुर्दे को लेके जाते हैं। उसमें कौन सस्पिशियस, कौन ये शुबा करेगा इसमें पैसे जा रहा हो। तो ऐसी ऐसी तरकीबें उसमें भी मिले आपको? उसमें मिले, हमको मिले ये जो दूध के पानी के टैंकर्स में मिले। तो ऐसी जगह छुपा छुपा के वो पैसा लेके जाते थे, क्योंकि कई बार हमने कैसे जैसे पकड़े कि वो पैसा था और उसके साथ वोटर लिस्ट थी कि इन वोटर को इतने इतने पैसे जाने, उसके लिफाफे भी थे। तो वो कोई लगता है कोई बड़े इमेच्योर पॉलिटिशियन होंगे कि वो इन्होंने ऐसा एविडेंस साथ लेके चल रहे थे, लिस्ट बना के। पर एक और चीज़ मैं बता दूंगा, हमारे एक होता क्या था कि इलेक्शन के दौरान ये वोटर को ब्राइब करने के लिए पार्टियां करते हैं, उसमें शराब, कबाब, बिरयानी खूब चलती है। तो हमारे एक ऑब्जर्वर ने देखा एक बहुत बड़ी शादी हो रही है, 4000 के करीब उसमें मेहमान है, शराब कबाब सब चल रही है। वो ज़रा इंक्विजिटिव थे, उन्होंने जाके देखा कि भाई ये शादी देखी तो इतनी धूमधाम से किसकी हो रही है, तो वह ना दूल्हा था ना दुल्हन, तो वो बोगस शादी थी। ड्रामा हो रहा था। वो ड्रामा था, तो शादी का ड्रामा, ताकि उस बहाने ये लोगों को पार्टी दे सके। अब उसके बाद हमने इस पे ये हमारे के पास मॉडस ऑपरेंडी आ गया कि ये भी है, तो हमने अपने ऑब्जर्वर को कह रखा है ये भी ढूंढना। फिर हमने देखा सारे मुंडन सेरेमनी और बर्थडे पार्टी तो सारी इलेक्शन के दौरान बहुत हुआ करते थे, वो सब ये इसके लिए प्लॉय होते थे। अब अगर हम समझें कि जी हम बहुत होशियार हैं कि हमने बोगस शादी पकड़ ली, आगे से वो दूल्हा दुल्हन भी खड़ा कर देंगे, उनको क्या प्रॉब्लम है, और इनविटेशन कार्ड भी होगा। आप कितनी बार दूल्हा बने होंगे फिल्मों में मिसाल के तौर पे, तो इस तरह ये शुरू चालू कर देंगे। अलग अलग तरीके ढूंढते रहेंगे। और तरीके ढूंढते रहेंगे। तरीका एक ही है, हमें अपना वोट नहीं बेचना है, इनको वोट नहीं, यही एक तरीका है, और जो वोटर एजुकेशन के जरिए होगा। जो इतने आपने रेड्स मारे, ये पैसा कलेक्ट हुआ, जब्त हुआ, केसेस बने, तो इसमें कन्विक्शंस कितने हुए? अल्टीमेटली लोग कितने सलाखों के पीछे गए, या जो भी उनको सजा होनी चाहिए वो सजा हुई? बदकिस्मती से हमारे कोर्ट केसेस तो बहुत सालों साल चलते हैं। अब इसका रिजल्ट कब आएगा कब नहीं आएगा तो ये देखने की बात, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो बहुत सालों से है। जी। तो इतने सालों में एक भी कन्विक्शन तो अभी शायद कोई नहीं होगा, क्योंकि अभी तो बड़ी शॉकिंग बात है। एक कई जगह ये हुआ कि किसी स्टेट ने, जब हम लोग इलेक्शन करके विड्रॉ कर गए तो उन्होंने कैबिनेट का फैसला किया कि ये सारे केसेस विड्रॉ कर लिया जाए। तो हमने इस पर शोर मचाया कि साहब हम नहीं पकड़ते हैं और आप इसको छोड़ देंगे। तो आपने FIR दर्ज कराया, वो सब रफा दफा कर रहे हैं। सरकार कैबिनेट का फैसला करके ये कर्नाटक में हुआ। फिर हम सुप्रीम कोर्ट तक गए, वो केसेस आज तक हमने विड्रॉ नहीं होने दिए जी। लेकिन कोशिश की गई कि वो केस विड्रॉ कर ले जाए, तो फिर मजाक हो जाएगा, फिर तो हम पूरा एक्शन लेते हैं और बाद में उसमें से कुछ निकलेगा नहीं, तो वो तो कुछ अच्छी बात नहीं है। ये तो बड़े दुख की बात है कि आप लोग ये सब पकड़ रहे हैं, केसेस फाइल कर रहे हैं, FIR दर्ज हो रहा है, लेकिन फिर अभी तक इनका एक भी कन्विक्शन नहीं हुआ। आप कह रहे हैं अभी तक हिंदुस्तान के इतिहास में अभी तक मेरे ख्याल से कोई नहीं हुआ होगा। कुरैशी साहब, मुझे बताइए कि जो हमने देखा कि इतने सारे आरोपी जो हैं वो हमारे पार्लियामेंट में आ चुके हैं, हमारे असेंबलीज में आ चुके हैं, तो इनको रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन ने कोई कदम उठाया? हमने बार बार लिखा, पिछले 15 साल से हम सरकार को लिख रहे हैं क्या कि जिनके खिलाफ गंभीर अपराध है उनको कम से कम इलेक्शन लड़ने से रोक दिया जाए। रेप, डेकॉइटी, मर्डर, किडनैपिंग, जिनकी कम से कम 5 साल की कैद की सजा होगी,
कम से कम उन केसेस को आप डिस्क्वालीफाई कर दीजिए कि इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन ये केस भी तो गलत हो सकता है। अगर मैंने किसी का मर्डर नहीं किया, मुझ पर गलत चार्ज लग सकता है। उसके भी हमने 2 समाधान कि कम से कम ये केस 6 महीने पहले इलेक्शन से रजिस्टर हुआ हो। और तीसरी चीज जो और भी अच्छा एक सेफ्टी इसमें क्लॉज है कि एक अदालत ने चार्जेस फ्रेम कर दिए। तो मतलब अदालत को भी लगता है कि ये हो सकता है, ये हुआ हो होगा। सकता है। अगर ये कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम किए उस लेवल पे कम से कम इनको डिबार कर दीजिए। जी। फिर एक और ये सवाल तो इसका जवाब सरकार ने क्या दिया? जवाब ये देते हैं कि हिंदुस्तान का कानून ये है कि आप जब तक आप कन्विक्ट न हो जाएं कोर्ट से, जब तक आप इनोसेंट हैं। जी। मैं उसके खिलाफ एक काउंटर सवाल करता हूँ जिसको मुझे तो आज तक किसी ने जवाब दिया नहीं। क्या? मेरा मेरा सवाल ये है कि आज हिंदुस्तान की जेलों में 4 लाख कैदी हैं तकरीबन। जी। उसमें से 70% से ज़्यादा 2,70,000 के करीब अंडर ट्रायल है, यानी उनकी कन्विक्शन नहीं हुई है, फिर भी जेल में है। और फिर भी जेल में है, और दैट मीन इनोसेंट है जेल में। लेकिन आपने उनके 4 फंडामेंटल राइट छीन रखे। तो इलेक्शन लड़ना तो कोई फंडामेंटल राइट भी नहीं है। लेकिन ये सुझाव इलेक्शन कमिश्नर का बहुत सही है मुझे लगता है, क्योंकि देखिए लोग नेता क्यों बनते हैं? कम से कम ये कहते तो हैं वो नेता बनने के वक्त कि भाई हम लोगों समाज सेवा करना चाहते हैं। तो अगर आप किसी इंसान को जिसके खिलाफ संगीन चार्जेस हैं, रेप, मर्डर, इस तरह के सीरियस चार्जेस हैं, और कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम भी कर लिए जैसे आपने समझाया, तो मतलब कोर्ट को भी लगता है कि इसमें सच्चाई हो सकती है। अगर इस इंसान को इलेक्शन लड़ने से रोका जाए, लेकिन उसके मन में लोगों की सेवा करना है, तो सिर्फ पॉलिटिक्स में थोड़ी सेवा होती है लोगों की। उसको इलेक्शन ना लड़े, और तरीके हैं लोगों की सेवा करने के। बहुत अच्छा। जब आपको सेवा ही करना है लोगों की, तो और भी तरीके हैं। बहुत अच्छा सुझाव, बहुत अच्छा सुझाव। ये जो आपने प्रस्ताव रखा, ये जो सजेशन दिया आपने सरकार को, ये अलग अलग सरकारों ने इसको नामंजूर किया? जी, चूंकि ये 15 साल से चला आ रहा है। ये 1998 में सबसे पहले भेजा गया था। जितनी सरकारें आई हैं सब ने इसको नामंजूर किया, और बार-बार। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक दागी उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने से रोका जाए? अगर आप इस बात से सहमत हैं तो बदलाव के लिए वोट कीजिए, वोट फॉर चेंज, और इस टोल फ्री यानी मुफ्त नंबर पे मिस कॉल दीजिए 1800-103-2305। इसका समर्थन आप हमारी वेबसाइट पर भी दे सकते हैं। आप सबके समर्थन को सरकार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। दोस्तों, यहां पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ये अच्छा मौका है मिस्ड कॉल देने का। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, गानी है तुझे जय गाथा। उठ ओ भारत भाग्य विधाता, उठ। सत्यमेव 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 जयते, सत्यमेव 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 जयते। वेलकम बैक दोस्तों। आज के इस शो से अगर हम ये सीख निकालेंगे कि हमारे देश के नेता भ्रष्ट हैं और उनकी वजह से आज हमारे देश की हालत ऐसी है, तो ये गलत सीख होगी। बाजार तब खड़ा होता है जब खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों मौजूद हों। देश भर में लोग अपने वोट की ताकत की क्या कीमत लगा रहे हैं, वोट डालने के बदले में क्या चाहते हैं, हमने जानने की कोशिश की। कैश रहेगा तो अच्छा रहेगा। कैश लेना पड़ेगा ना भाई, अपने को कैसे अच्छा लगता है ना। अबे तो मोबाइल फोन मिलेगा तो अच्छा, कोई भी महंगी वाली चीज ले लेंगे और क्या करेंगे। कैश, मोबाइल फोन, टीवी लेना पसंद करेंगे। कैश, मोबाइल, मोबाइल, कलर टीवी, कैश, कैश। मेरे को बस फ्रिज मांगता है। मैं तो रोड नोट लेना पसंद करूंगा। कभी मिलेगा कभी, ये तो बताओ। समाज के हर तबके के लोग वोट की इस सौदेबाजी में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। हम हमेशा कहते हैं कि लोअर इनकम ग्रुप के जो लोग होते हैं वो पैसे लेके वोट करते हैं, लेकिन मिडिल क्लास सोसाइटीज़ में, मिडिल क्लास मोहल्ले में या हायर मिडिल क्लास घरों में भी अलग तरीके से ऐसा ही कुछ होता है। पूना में बहुत सारी सोसाइटीज़ ने इलेक्शन से पहले वहाँ के कॉरपोरेटर से या फिर लोकल पॉलिटिशियन से या फिर जो भी एमएलए होता है उससे सोसाइटी पूरी पेंट करके ली। टीवी ले लेते हैं कोई, और कोई वॉशिंग मशीन मांग लेते हैं अगर घर में कोई 15 वोट है। कई सोसाइटी अपार्टमेंट के लोग तो 2 साल तक पानी का बिल नहीं भरते, लाइट का बिल नहीं भरते, और जब चुनाव लड़ने वाला आदमी जब वो एरिया में वोट मांगने के लिए आता है
तो उनको वो लोग कहते हैं ये बिल आप पेड कीजिए, हम लोग आपको वोट देंगे। लेकिन इस तरह से अपने वोट की कीमत लगाने का नतीजा क्या निकलता है? जो आदमी प्रचंड खर्चा करके चुन के आता है तो वो खुद को ऐसा मानता है टैक्स पेयर की तिजोरी लूटना ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये मुझे लोगों ने ही दिया है, क्योंकि लोगों ने वो पैसा लेके मुझे वोट किया है। पहले तो ऐसा था हमारे देश में, जैसा राजा वैसी प्रजा। अभी उल्टा हो रहा है, अभी जैसी प्रजा वैसा राजा हमको मिलेगा। दोस्तों, अब हमारे साथ हैं श्री देवसायम, जो IAS अफसर रह चुके हैं और इस नाते कई इलेक्शंस की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं।